मैं यह मानती हूँ कि कल्पना की एक सीमा होती है। इसीलिए कोई भी लेखक जब अपनी कल्पना से किसी रचना को लिखता है तो वह बंध सकता है, लेकिन चूंकि जीवन अंतहीन है, जीवन सीमाहीन है, हर व्यक्ति का जीवन सीमाहीन है, इसलिए उसके अनुभव भी सीमाहीन हैं और ये कहानियाँ आपको उसी तरह से आपके अंतर्मन को छुएंगी। नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं सुधा मूर्ति जी द्वारा संपादित एक पुस्तक एक नई शुरुआत के साथ उपस्थित हूं। इस पुस्तक में जीवन की प्रेरणादायक 20 कहानियां हैं, लेकिन ये कहानियां सुधा मूर्ति की नहीं हैं। सुधा मूर्ति जो अपनी समाज सेवा और लेखनी के लिए जानी जाती हैं, वे भी राज्यसभा की सदस्य हैं। कंप्यूटर साइंस से उन्होंने एमटेक किया, इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं। अंग्रेजी कन्नड़ की सफल लेखिका के रूप में भी उनकी अपनी पहचान है। उपन्यास, तकनीकी किताबें, यात्रा वृत्तांत, लघु कथाओं का संग्रह यानी कहानी संग्रह, कथेतर पुस्तकें भी लिखी हैं। बच्चों के लिए 4 पुस्तकें आ चुकी हैं। KR नारायणन पुरस्कार, पद्मश्री से सम्मानित हैं। पद्म भूषण भी उनको 2023 में मिल चुका है। सुधा मूर्ति जी का कहना है कि दरअसल जब वे अपनी साहित्यिक यात्रा के बारे में सोच रही थी तो उनको ये ध्यान आया कि उन्होंने जो भी पुस्तकें अपनी लिखी वो पुस्तकें उन लोगों पर आधारित थी या उनके अपने खुद के जीवनानुभवों पर आधारित थी जिनसे वो मिली थी या जिनके आसपास वो रह रही थी या जिस परिवेश ने उनको खुद गढ़ा था। लेकिन उनके दिमाग में आया कि ये कहानी जो मेरे आसपास घट रही थी, जिसको लेकर मैं आपके पास आई, अगर ऐसी कहानियाँ तो जीवन में हर व्यक्ति के पास होती हैं, तो क्यों न मैं अपने पाठकों से कहानियाँ मांगूं। पेंगुइन के संपादक जो इसके प्रकाशक हैं, उन सभी से विचार उन्होंने किया, अपने साहित्यिक प्रबंधकों से विचार किया और इसकी एक प्रतियोगिता आयोजित की। लगभग 1000 के करीब कहानियाँ सुधा मूर्ति जी के पास आई। उनमें से इन 20 कहानियों का उन्होंने चयन किया। ये कहानियाँ कैसी हैं, इनका मिजाज कैसा है, उनमें से 1 या 2 कहानी का मैं संक्षेप में बताऊंगा। आप समझेंगे तो पाएंगे कि वाकई ये अपने समय की ये ऐसी कहानियाँ हैं जो बेहद उत्कृष्ट और मन को छू लेने वाली हैं। सुधा मूर्ति जी खुद इन कहानियों को पढ़ते समय उन्होंने कहा था कि मैं यह मानती हूँ कि कल्पना की एक सीमा होती है। इसीलिए कोई भी लेखक जब अपनी कल्पना से किसी रचना को लिखता है तो वह बंध सकता है, लेकिन चूंकि जीवन अंतहीन है, जीवन सीमाहीन है, हर व्यक्ति का जीवन सीमाहीन है, इसलिए उसके अनुभव भी सीमाहीन हैं और ये कहानियाँ आपको उसी तरह से आपके अंतर्मन को छुएंगी। अंग्रेजी में निश्चित रूप से सुधा मूर्ति जी अंग्रेजी और कन्नड़ में लिखती हैं, तो ये अनुदित पुस्तक है जिसका अनुवाद रितु भटनागर ने किया है। रितु भटनागर बेहद उम्दा अनुवादक हैं, लेकिन आवरण चित्र पर उनका नाम नहीं है। और पेंगुइन से मैं इस बात पर मेरा एतराज़ है, साहित्य तक इस बात की बार बार पैरवी करता है कि अनुवादक का नाम आवरण चित्र पर आना चाहिए। हर प्रकाशक को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब वो भावानुवाद छापते हैं तो उस भाषा के पाठक को यह अधिकार है कि वह यह जान सके कि यह मूल रचना किसी और भाषा की है और इसका अनुवाद यानी हिंदी में उसे किस व्यक्ति के प्रयासों के चलते मिला है। तो भावानुवाद में दरअसल पूरी तरह से रचनाएं उस व्यक्ति की भी हो जाती हैं जो उसे अपने शब्द दे रहा है, भाव भले ही लेखक की। इस पुस्तक में जो कहानियाँ हैं, पहले मैं उनका जिक्र कर दूं, उनका उल्लेख कर दूं। यहाँ पे एक चीज़ पर फिर मुझे एतराज़ है कि कहानियों का नाम है लेकिन लेखकों का नाम अंदर है, जो विषय सूची है उस पर नाम नहीं है। यहाँ होता तो ज़्यादा आसानी होती, इसीलिए हमने अपने सहयोगी से कह के कहानियों के सामने उनके रचनाकार का नाम लिखवाया कि ये कहानी दरअसल सुधा मूर्ति जी को किसने दी थी। स्वीकृति कहानी भास्वर मुखर्जी की कहानी लिखी हुई कहानी है। सौरभ कुमार की कहानी का नाम है एक लाल गुलाब। दृष्टिदास गुप्ता की कहानी है ढाका की लड़की। सुप्रिया उन्नी नायर की कहानी है अग्नि परीक्षा।
सत्यार्थ नायक की कहानी है अमृत, जिमी मैथ्यू की कहानी है न कहने का अधिकार, विभा लोहानी की कहानी है पिता का पढ़ने का चश्मा, राजेश पुपोट्टे की कहानी है आग्नेय, स्वाहा भट्टाचार्य की कहानी है एक नई शुरुआत, ऋषि वोहरा की कहानी है रहस्यमयी दंपति, नीलमणि सुतार की कहानी है कैसे झन्नू मनकिडिया ने उसे संभव बनाया, शोभा ब्रता की कहानी है सविता की कहानी, पुष्कर पांडे ने तेजाब नामक कहानी लिखी है, नलिनी चंद्रन ने ग्रेट पेरेंट्स डे लिखा है, प्रवीण पी गोपीनाथ ने उद्यन प्रभाव लिखा है, नेहा गर्ग ने लिखा है समय है पैकअप का, नहीं अभी नहीं, इला गौतम की कहानी है गुंडा गांव के लिए ट्रेन, तुलिका दुबे की कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी, शांतनु भौमिक की कहानी है तूफान में, और तपन मुखर्जी की कहानी है एक खास मुलाकात। इन कहानियों का हर कहानी का बिंब अलग है, हर कहानी ने अपने समय को अपने परिवेश को छुआ है। यही वजह है कि इन कहानियों को पढ़ते समय आप एक अलग तरह की दुनिया में गुजरने लगते हैं। कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो पढ़ते समय आपके रोंगटे खड़े कर देंगी, कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो आपको अंदर तक रुला देंगी, कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो आप में साहस भर देंगी, कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो इस बात के लिए प्रेरित करेंगी कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो। इन सारी कहानियों का स्रोत जो है वह अलग अलग क्षेत्र है, इसीलिए इनकी भावभूमि भी अलग है। अब इन कहानियों का जो तेवर है, मैं जिमी मैथ्यू की कहानी न कहने का जो अधिकार है उस कहानी पर आता हूँ। इस कहानी में क्या है कि एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर के पास एक लड़की आती है, देखने में सुंदर सी है, उसका पति है, युवा हैं दोनों। डॉक्टर उनको दूर से शीशे से आते हुए देखता है, उसको समझ में आता है कि कुछ इनके बीच विवाद है। लड़की सुंदर है, आदमी भी उसका कोई बहुत बुरा नहीं है, वो भी स्मार्ट है। वो दोनों आते हैं, बैठते हैं। वो डॉक्टर सोचता है कि ये युवा दंपति हैं और जो डॉक्टर का जो काम है वो रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जन है। तो लड़की को देखता है, उसको समझ में नहीं आता कि लड़की देखने में खूबसूरत है, आखिर ये अपनी बॉडी में, अपने शरीर में क्या चीज़ सर्जरी कराना चाहती होगी। उसको ये भी नहीं समझ में आता है कि ये दोनों असहज क्यों है, पति के चेहरे पर इतनी नाराज़गी क्यों है, इतना चिढ़ा हुआ ये आदमी क्यों है। जब वो दोनों को पास बैठाता है, उसको समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इन दोनों के बीच विवाद है, देखते हैं क्या कहता है। तो वह पति कहता है कि ये वर्जिन नहीं, और मुझे पहली रात ये पता चल गया था कि ये वर्जिन नहीं है। मैं कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं हूँ और मैं इसकी सच्चाई जान गया। डॉक्टर को समझ में नहीं आता है और इस बीच लड़की बोल उठती है कि नहीं, मैं ईश्वर की सौगंध खा के कहती हूँ। वो चिल्लाने लगता है, मुझे मूर्ख मत समझो। डॉक्टर दोनों को चुप कराता है और वो कहता है कि भाई, तुमको इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि तुम क्यों इस पर चिढ़ रहे हो। अगर ये लड़की कह रही है कि नहीं मैं वर्जिन हूँ, मेरा किसी और से कोई संपर्क नहीं रहा है, तो तुम क्यों इस पर इस तरह से चिल्ला रहे हो। वो डॉक्टर को कहता है आप ज़्यादा इधर उधर मत करिए, मैं जो कह रहा हूँ उसको समझिए। वो कहता है भाई, वर्जिनिटी जो है वह एक केवल विचार है, उसका शरीर की स्थिति से कोई मतलब नहीं होता है। लड़की कह रही है कि मैंने शादी से पहले वर्जिनिटी नहीं खोई, तो तुमको ये मानना चाहिए। वो कहता है नहीं। डॉक्टर कहता है कि मैं क्या करूँ। वो कहता है तुम सर्जरी करके इसको फिर से वर्जिन बना दो। डॉक्टर चिढ़ जाता है, वो कहता है भाई, तुम्हें इतना दिमाग नहीं है कि अगर मैं इसको ऑपरेशन करूँगा तो नकली तरह से बना हुआ हाइमन इसको वर्जिन कैसे कर देगा। वो आदमी कहता है लेकिन फिर भी मुझे संतुष्टि होगी। डॉक्टर इस बात के लिए तैयार नहीं होता है। डॉक्टर कहता है कि ऐसा है कि मैं ये काम नहीं करूँगा, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं ये काम नहीं करूँगा, किसी और से संपर्क करो। वो लड़का गुस्से में अपनी पत्नी को उठाता है और चला जाता है। इस बीच डॉक्टर का एक सहयोगी लड़का है जो उसको जाते हुए तेजी से देखता है। वो डॉक्टर की तरफ देखता है,
डॉक्टर उससे पूछता है क्या तुम इसको जानते हो, तो कहता है हाँ ये नंदिनी है लड़की, मैं मेरे पड़ोस में रहती है, अच्छी लड़की है, मैं तो इसकी शादी में भी गया था। वो डॉक्टर से पूछता नहीं है कि किस लिए ये लोग आए हैं। अगले दिन डॉक्टर उस लड़की को अपने कमरे में अकेला पाता है और वह लड़की रोते हुए कहती है कि डॉक्टर साहब मैं आपसे भीख मांगती हूँ अपनी ज़िंदगी की, अगर मेरे जीवन को चाहते हो तो मेरी सर्जरी करा दो। डॉक्टर के लिए ये स्थिति बहुत पीड़ादायक होती है, लेकिन डॉक्टर इसके बावजूद भी उस लड़की को मना कर देता है और कहता है कि मेरा जो अंतर्मन है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं तुम्हारा कुछ भी करूँ, मैं नहीं करूँगा ये सर्जरी। लड़की रोते हुए बाहर निकलती है और उसका मेनोप्लास्टी करने से डॉक्टर मना कर देता है। जब वो जा रही होती है तो सुगनुन जो लड़का है, वो जो उसका पड़ोसी था, वो आता है और वो पूछता है डॉक्टर साहब क्या बात है। फिर वो डॉक्टर कहता है कि क्या तुम इसको जानते हो? बोलता है हाँ सर परिचित है। तो बोलता है तुम उसके पीछे जाओ, तुम्हारी दोस्त को शायद तुम्हारी जरूरत है, तुम उसकी कुछ मदद कर दो। ये जो सुगनन लड़का वो चला जाता है। यहाँ वो कहानी डॉक्टर अगले मरीज को बुलाता है। अगला मरीज जो है वो देखने में बड़ा पढ़ा लिखा खुशमिजाज होता है और उसके साथ एक लड़की होती है। लड़की सांवली है लेकिन नैन नक्श अच्छा है। डॉक्टर उसको भी देखता है और डॉक्टर घबरा जाता है कि कहीं पहले पेशेंट की तरह से ये पेशेंट भी ऐसा ना हो कि मुझे इसके लिए भी कुछ हो। वो आदमी देखता है और सारी चीज़ें कहने के बाद कहता है कि इसके चेहरे में जो है, इसकी नाक जो है ठीक कर दो। डॉक्टर लड़की को देखता है और कहता है कि इतनी अच्छी नाक तो मैंने देखी नहीं, ये तो सुडौल है, बहुत अच्छी है। बोलता है इसकी होठ चेंज कर दो, इसकी ठुड्डी ऊपर कर दो। डॉक्टर परेशान कि जब इस लड़की के चेहरे में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको सर्जरी की ज़रूरत हो। वो जब कहता है तो वो आदमी चिढ़ने लगता है। दोनों फिर डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर साहब जो ये कह रहे हैं, लड़की भी कह रही है, जो ये कह रहे हैं मान जाइए, आदमी भी कह रहा है। डॉक्टर को समझ में नहीं आता है। डॉक्टर कहता है देखो सीधी सीधी बात बताओ कि तुम लोगों की दिक्कत क्या है। फिर वो लड़की बताती है अपने जीवन के बारे में कि मैं जो है, वो लड़की दरअसल वेश्यालय में थी और ये आदमी उसको वहीं मिला था। दोनों के बीच प्रेम हो जाता है। वो ड्राइवर होता है लेकिन बहुत सारे लोग उस लड़की के पास पहले भी जा चुके होते हैं। वो कहता है जब मैं इससे शादी करूँगा तो मेरे समाज में मुझे जो है, जो लोग मेरे इर्द गिर्द आते जाते हैं वो इसको पहचान न जाएं, इसलिए इसके चेहरे में बदलाव जरूरी है। डॉक्टर सोचने लगता है और पूछता है कि तुम किसके साथ काम करते हो? बोलता है कि मैं ड्राइवरी करता हूँ, ये करता हूँ। डॉक्टर वहीं से फ़ोन करता है अपने एक दोस्त को जो मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद दुबई जा चुका होता है और डॉक्टर उसको इधर उधर की बात करता है और कहता है तुम्हारा कारोबार कैसा चलता है? वो कहता है यार मेरा हॉस्पिटल बहुत अच्छा चल रहा है। तो बोलता है क्या तुम्हें किसी ड्राइवर की ज़रूरत है एम्बुलेंस के लिए? वो डॉक्टर दोस्त कहता है हाँ हाँ है। तो वो बोलता है यार किसी परिचित को भेज रहा हूँ उसको। वहाँ से वो आदमी चला जाता है। कुछ समय बाद उसकी नौकरी मिल गई होगी, जो भी होता है। लगभग 6 महीने बाद, इस बीच वो आदमी इसके संपर्क में रहता है डॉक्टर के। 1 साल बाद जब वो जाता है अपने दोस्त से मिलने, तो वहाँ सुनील और मैरी जो ये दोनों दूसरे दंपति हैं वो आते हैं और मिलते हैं डॉक्टर के घर। डॉक्टर को अपने घर बुलाते हैं और बहुत उसका स्वागत करते हैं। और फिर सुनील और मैरी कहते हैं कि आपके लिए हमारे पास एक सरप्राइज है। डॉक्टर चौंकता है कि कैसा सरप्राइज? तो कहते हैं कुछ और मेहमान हमारे पास हैं। और जब वो जो मेहमान आता है वह देखता है कि वह सुगनन उसके सामने आता है। अरे तुम यहाँ कैसे, कब आ गए? वो कहता है मैं ही नहीं हूँ। वो नंदिनी को भी लेकर आता है। नंदिनी वही लड़की जिसके हाइमन को बनवाने के लिए उसके पति से झगड़ा हुआ था। और वो कहते हैं कि हम वहाँ से भाग आए जब आपने बात कराई नंदिनी से। कुछ समय बाद नंदिनी छोड़ के उसको आ गई और हम भी भाग कर यहाँ आ गए। आज हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं और हम अच्छे से हैं। इसने अपने पति से तलाक ले ली। ये कहानी बताती है। और इस बीच जो है, जब वो वापस लौट कर आता है
डॉक्टर तो देखता है कि अस्पताल का प्रबंधक उसे बुलाता है और कहता है कि तुम्हारी पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस हमने देखी, वो बहुत अच्छी नहीं है। तुमने जो भी परामर्श सर्जरी की वो सब ठीक नहीं है। तुम्हारा कन्वर्जन रेट बहुत खराब है। यह डॉक्टर कहता है कि कन्वर्जन रेट का मतलब अस्पताल की वित्तीय व्यवस्था, परामर्श, सर्जरी, राजस्व का ही एक लिपोसक्शन अस्पताल के लिए 50,000 रुपये, एक रोहिनोप्लास्टी 60,000 रुपये। वो कहता है कि मना करने का जो अधिकार है वह अनमोल है। इस 2 को मना करने से 2 व्यक्तियों की ज़िंदगी में क्या बदलाव हुआ। अगर उस दिन वह डॉक्टर पैसे के लिए यह करने को तैयार हो जाता, हाँ करने को तैयार हो जाता, तो आप समझ लीजिए कि उनकी ज़िंदगियों में क्या होता। वे दोनों अपनी ज़िंदगी में आज खुशहाल हैं। ये सारी कहानियाँ उसी तरह की हैं। हमारे पास वो वक्त नहीं है कि मैं उन कहानियों के बारे में बता सकूं। आग्नेय कहानी भी उसी तरह की एक कहानी है जिसमें एक छोटी बच्ची जो बहुत पूजा पाठ के बाद पैदा हुई थी अपने पेरेंट्स के यहाँ। वो बच्ची एक दिन पिता घर में आता है तो देखता है कि उस बच्ची की पिटाई हो चुकी है और माँ ने घर में बंद कर रखा है। वो पूछता है कि तुमने क्यों पीटा, तो वो कहती है कि इसने एक लड़की की आंख में चोट पहुंचा दी, 7 साल की है, क्रिमिनल हो जाएगी, अपराधी हो जाएगी। उस लड़की की आंख फूटते फूटते बची, उसने पेंसिल मार दी। पिता पूछने की कोशिश करता है, लड़की पहले नहीं बताती, वो कहती है झगड़ा कर रहा था। बाद में वो कहती है कि पापा वो मेरा कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा था। पिता को तब भी नहीं समझ में आता है कि क्या कह रही है। फिर वो बाहर ले जाता है पार्क में। वो लड़की बाद में बताती है कि वो केवल उसने अब दूसरी लड़कियों के भी क्लास में कपड़े उतारे थे। और वो फिर द्रौपदी का उदाहरण देती है कि आखिर द्रौपदी अंकल का जब कपड़ा उतार रहा था तो उन्होंने कृष्ण अंकल को बुलाया और कृष्ण अंकल ने उनको बचाया ही नहीं, बल्कि उन्होंने बाद में महाभारत में सारे उन लोगों को मारा जिन लोगों ने द्रौपदी आंटी के कपड़े खींच रहे थे। तो ये जो आग्नेय नामक लड़की है वो कहती है, आगी कह के उसको लोग बुलाते हैं, वो कहती है पापा जब वो कपड़े उतार रहा था तो मेरा अंडरवियर तक दिखने लगा और मैं इसलिए नाराज़ हुई क्योंकि मुझे लगा कि इसको सज़ा देना चाहिए। मैं उसकी आंख पर नहीं मारना चाहती थी, वो तो मैंने पेंसिल से मारा, वो नीचे झुका इसलिए उसकी आंख में लग गया। मैं उसके लिए दुखी हूँ, लेकिन मुझे अपनी रक्षा करनी थी और उसे सबक सिखाना था कि वह दूसरे लोगों के साथ ऐसा काम ना कर सके। असली जीवन की ये कहानियाँ आपको बहुत कुछ बताती हैं, बहुत कुछ सिखाती हैं। पेंगुइन रैंडम हाउस को इस बात के लिए बधाई, सुधा मूर्ति जी को बधाई कि उन्होंने असली जीवन से ऐसी कहानियाँ उठाई जो लोगों को प्रेरित कर सके। पेंगुइन स्वदेश ने प्रकाशित किया है। रितु भटनागर ने बहुत अच्छा अनुवाद किया है, उनको भी बधाई और शुभकामनाएं। 250 रुपये मूल्य है इस पुस्तक का। 172 पृष्ठ संख्या है। 20 कहानियाँ हैं, ये मैं बता चुका हूँ। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप जिस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से मुझे अवगत कराना ना भूलें। हमारी कोशिश होती है कि हर विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास पहुँचूँ ताकि आप अपनी पसंद की पुस्तक का चुनाव कर सकें। कल ठीक इसी समय यहीं पर मिलूँगा किसी एक पुस्तक के साथ, किसी एक पुस्तक पर अपनी राय के साथ। इस कार्यक्रम को देखते रहें, कार्यक्रम के बारे में बताते रहें। धन्यवाद।